चाहे कोई भी कोर्स कर लो तुम, चाहे एमए पॉलिटिकल साइंस कर लो या चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस कर लो, कुछ सेट ऑफ स्किल्स तो ऐसे हैं जिनको एक्वायर किए बिना तुम दोनों ही डिसिप्लिन में एक्सेल नहीं कर सकते हो। चाहे कैरियर ऑप्शंस क्या रहेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद वो बताऊंगा, और अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा। बट अगर तुमने एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस किया है, एमए इन जियोपॉलिटिक्स किया है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया है, तो तुम क्यों अलग हो उन लोगों से? तो ये जो मेजर कंफ्यूजन बच्चों के अंदर आता है, ये कंफ्यूजन एक्चुअली इमर्ज कहां से होता है? बहुत ही मेजर और कॉमन कंफ्यूजन पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के अंदर देखने को मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर यूजी, कि अब हम मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन इंटरनेशनल रिलेशंस से करें या पॉलिटिकल साइंस से करें। अगर सच बताऊं तो ये कंफ्यूजन मुझे पर्सनली भी हुआ था आज से कई साल पहले जब मैं एडमिशन ले रहा था। आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करूंगा अबाउट दिस पर्टिकुलर कंफ्यूजन। देखने की कोशिश करेंगे कि ये कंफ्यूजन एक्चुअली इमर्ज क्यों होता है। एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इंटरनेशनल रिलेशंस, दोनों ही कोर्सेज के बारे में बेसिक बताऊंगा। इनके प्रोबेबल करिकुलम क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। प्राइमरी डिफरेंसेस बताऊंगा दोनों ही कोर्सेज के बीच में। प्रीमियर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताऊंगा जहां एमए इंटरनेशनल रिलेशंस या उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, क्योंकि ये एक नया डिसिप्लिन है, हर पब्लिक यूनिवर्सिटी में अब तक नहीं शुरू हुआ है। कहां कहां है और कहां बेहतरीन पढ़ाई होती है उसके बारे में बताऊंगा। क्या एक्सपेक्टेड स्किल और नॉलेज तुम डेवलप कर पाओगे या गेन कर पाओगे बाय टेकिंग द आइडर ऑफ द कोर्सेज, उसके बारे में बताऊंगा। कैरियर ऑप्शंस क्या रहेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद वो बताऊंगा, और अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद इस पर्टिकुलर इशू से फेस करते हुए आज यहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, और अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें स्पेसिफिकली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पीओएलएम, पीआईएसएम, आईरम, इनके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक डिस्क्लेमर दे देता हूं शुरू में कि मैंने खुद एमए इंटरनेशनल रिलेशंस किया है और पीएचडी भी इंटरनेशनल रिलेशंस से ही किया है। दोनों एमए एंड पीएचडी मैंने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर के साथ शुरू करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि ये जो मेजर कंफ्यूजन बच्चों के अंदर आता है, ये कंफ्यूजन एक्चुअली इमर्ज कहां से होता है, व्हाट इज द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंफ्यूजन। पहली बात तो ये है कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस का डिसिप्लिन है, वो इन ए वे एक सिस्टर वो इन ए वे एक सिस्टर डिसिप्लिन है ब्रॉडर पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का। उसी से ही इमर्ज हुआ एक डिसिप्लिन है, और कई सारी चीजें जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखोगे ओवरलैपिंग है। इस वक्त तुम्हें नहीं समझ आएगा, बट आगे जब कोर्स करते हुए आगे जाओगे, पीजी खत्म कर चुके होगे या पीजी खत्म करने लगोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि कई सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू जॉब प्रोस्पेक्ट्स एंड ऑल, कई सारी चीजें ओवरलैपिंग है। डिफरेंसेस भी हैं बट कई सारी चीजें ओवरलैपिंग है। अब अगर एग्जांपल बताऊं तो सबसे पहला, जब एडमिशन लेने की तुम कोशिश करते हो तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपने आप में कॉमन है। पॉलिटिकल साइंस में एमए करना चाहते हो, सेम पेपर में तुम्हें सीयूटी पीजी देना है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एडमिशन लेना चाह रहे हो तो सेम पेपर से तुम्हें सीयूटी पीजी एग्जाम देना है। दोनों में ही एजुकेशन रिक्वायरमेंट है 50% इन एनी डिसिप्लिन, यूजी करके आया हुआ होना चाहिए। ठीक है, सो यही से ही तुम्हें दिख रहा है कि काफी सारी चीजें जो है ओवरलैपिंग है। अगर डिफरेंट होता तो डिसीजन मेकिंग और थोड़ा आसान होता कि भाई दो रास्ते हैं, मुझे या तो यहाँ जाना है, मुझे या तो ईस्ट जाना है, या फिर मुझे वेस्ट जाना है, या फिर मुझे नॉर्थ जाना है, या फिर मुझे साउथ जाना है। सीधे सीधे हिसाब कर लेते। अब क्योंकि शुरुआत का फेज तुम्हें सेम लग रहा है, दोनों ही रास्ते नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, बट आगे जाके कोई नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बन रहा है, इसी के चलते जो है कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट होती है बच्चों के मन। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत कॉमन इशू है, जो मोस्टली बात नहीं होती है, जब तुम यूजी कर रहे होते हो उसी वक्त ये सारी बातें होनी जरूरी है। एक कैरियर मेंटरिंग या कैरियर काउंसलिंग का सेशन होना जरूरी है जहां इन चीजों को क्लियरली रखा जाए। ठीक है, इसके चलते क्या है, बच्चे या तुम लोग जो भी इसको देख रहे हो वो अनश्योर रहता है, अनक्लियर रहता है अबाउट द डिटेल करिकुलम ऑफ बोथ द कोर्सेज। कि एमए पॉलिटिकल साइंस में फिर भी एक बेसिक आइडिया रहता है कि शायद अगर एमए पॉलिटिकल साइंस लूंगा तो भैया हमें ये पेपर्स मिलने वाले हैं, कि पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर मिलने वाले हैं, एक दो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक दो पेपर मिलने वाले हैं। वो एक बेसिक आइडिया रहता है एटलीस्ट एमए पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग, बट एमए इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कम है कि असल में कौन कौन से पेपर मिलेंगे। भाई 2 साल 4 सेमेस्टर में लगभग 12 से 16 पेपर्स तुम पढ़ोगे, वो कौन कौन से होंगे? आईआर तो अब तक, जब तक तुम यूजी खत्म करते हो, आईआर का तुमने 2 ही पेपर सुने होंगे मोस्टली। एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर, एक फॉरेन पॉलिसी का पेपर, शायद इलेक्टिव की तरह किसी एक सेमेस्टर में रहा होगा, या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के 1 या 2 पेपर्स। तो इतना ही तुमने सुना है। तो ये क्लियर नहीं हो पाता है कि आगे चल के अगर हम इस पे स्पेशलाइजेशन करते हैं, इस पे अगर मास्टर्स करते हैं, तो 12-16 ये कौन से पेपर्स आएंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कम है। ये दूसरा इशू है। नेक्स्ट इशू है कि इन दोनों कोर्सेज की कुछ स्पेसिफिक यूएसपीज हैं। काफी सारी चीजें सिमिलर है, मैंने पहले ही बोला है, ओवरलैपिंग है, बट फिर भी क्योंकि दो अलग डिपार्टमेंट्स हैं, दो अलग डिसिप्लिन हैं, इसीलिए जो है दोनों के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या फिर दोनों के अलग यूएसपी हैं, जो कई बार हम नहीं जानते हैं इस कोर्स को लेने से पहले।
ठीक है, उसके लिए उसके चलते भी जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में क्लियर असेसमेंट कोई हमें बता के नहीं देता है। पहले इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कहीं भी बात नहीं हो रही है कि इसके बाद आगे जाके क्या होने वाला है। फाइन। नेक्स्ट, रिस्पेक्टिव स्कोप के बारे में हमें नहीं पता चलता है कि किस पे वाइडर स्कोप है, किस पे नैरोअर स्कोप है, किस पे किस किस चीजें कर सकते हैं, किस पे किस किस चीजें नहीं कर सकते हैं। अगर आईआर से कर लेता हूं तो क्या कल को कोई लिमिटेशन होने वाली है, अगर एमएस पॉलिटिकल साइंस कर लेता हूं तो क्या कोई लिमिटेशन कल होने वाली है। इन सब चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट है कि अनसर्टेन अबाउट सुइटेबिलिटी फॉर यूजीसी नेट या यूपीएससी एग्जामिनेशन। जो भी एमएमए पॉलिटिकल साइंस या आईआर दोनों ही किसी भी में ही जो भी एडमिशन लेता है, उसके जीवन में दो ही तीन लक्ष्य होते हैं। एक तो वो कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहता है, सिविल सर्विसेज या एसएससी सम अदर एग्जामिनेशन देना चाहता है, या फिर वो एकेडमिक्स में परस्यू करना चाहता है, या तो एज ए टीचर या फिर एज एन एकेडमिशियन। इसके अलावा बहुत कम ऑप्शंस बच्चे सोचकर आगे बढ़ते हैं, राइट। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डाउट है कि क्या यूजीसी नेट के लिए अगर मैं पॉल साइंस से एमए करता हूं तो ज्यादा मुझे कवरेज मिल जाएगी, अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज देना चाहता हूं तो क्या मुझे आईआर पेपर से ज्यादा कवरेज मिल जाएगी। उसके रिगार्डिंग भी कंफ्यूजन रहता है, बच्चे अनक्लियर होते हैं। और नेक्स्ट जो है स्किल्स टू बी अटेन्ड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा आगे जाके कि किस कोर्स को करने के बाद तुम किस सेट ऑफ स्किल्स को डेवलप करोगे। क्योंकि एकेडमिक्स, क्योंकि स्टडी, क्योंकि एजुकेशन का यही पर्पस है ना, टू गेन सर्टेन स्किल्स। बाकी चाइना ने किसी को अटैक किया है, ईरान ने इसराइल को अटैक किया है, इसराइल ने ईरान को अटैक किया, ये तो रोड पे चलते हुए कोई इंसान भी तुम्हें बता देगा। तुम कहीं घूम रहे हो ऑटो में बैठ के, उन ऑटो वाले भाई साहब से भी अगर तुम बात करोगे तो वो भी बता देंगे। बट अगर तुमने एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस किया है, एमए इन जियोपॉलिटिक्स किया है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया है, तो तुम क्यों अलग हो उन लोगों से? तुम उन लोगों से अलग हो बिकॉज ऑफ द स्किल सेट्स, बिकॉज ऑफ द वोकेबुलरी दैट यू हैव डेवलप्ड। ठीक है, तो उसके बारे में भी अनसर्टेनिटी होती है कि कौन से स्ट्रीम में या कौन से कोर्स को लेने के बाद कौन कौन से सेट ऑफ स्किल्स या कौन कौन से सेट ऑफ वोकेबुलरी जो है वो मैं गेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो बहुत डिटेल में इसीलिए आज इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं बात करने वाला हूं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ऐड करूंगा। मैंने पहले ही बोला है कि मैं खुद एमए और पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में हूं। अब पॉलिटिकल साइंस के डोमेन को या एमए पॉलिटिकल साइंस के कोर्स के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल साइंस के बारे में लगभग कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ आइडिया सबके मन में होता ही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि कईयों के शायद पेरेंट्स ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके थे, या एल्डर सिबलिंग्स हैं वो पढ़ चुके थे, या स्कूल या कॉलेज के सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। और पॉलिटिकल साइंस तुम लोगों ने यूजी भी क्योंकि किया है, तो तुम्हें पॉल साइंस डिपार्टमेंट या पॉल साइंस डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। वही चीजें जो है मैंने यहाँ स्लाइड पे भी लिखे हैं कि ये एक ब्रॉडर डिसिप्लिन है और कंपैरेटिवली ये एक ओल्डर डिसिप्लिन है, पुराना डिसिप्लिन है अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में कंपेयर करो। ठीक है, एक और बात का ध्यान रखना कि स्पेसिफिकली इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस को ब्रॉडली आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ही अलग अलग नाम से कोर्सेज कई यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, जैसे कि पीआईएसएम चल रहा है जेएनयू के अंदर, आईडेम चल रहा है जेएनयू के अंदर, कहीं तुम देखोगे जाके पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन आईआर कह रहा है, कहीं एमए इन ग्लोबल पॉलिटिक्स कह रहा है। तो इन सब को जो है एक बास्केट इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में रख रहा हूं और दूसरे को मैं पॉलिटिकल साइंस के बास्केट में रख के आज के डिस्कशंस कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी कहा है कि जेएनयू के अंदर जो स्पेसिफिक अलग अलग बकेट्स बने हुए हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ये एमए पॉलिटिकल साइंस जब करोगे, इसीलिए तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये एक बहुत डिसिप्लिन हैवी होने वाला है। ठीक है, थियोरिटिकल पेपर्स इसमें थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं कि पॉलिटिकल फिलोसॉफी डेफिनेटली तुम्हें पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। 2 पेपर्स होते हैं कई यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल फिलोसॉफी के, कि किसी ने एंशिएंट फिलोसॉफी अलग से पढ़ाया है, मॉडर्न फिलोसॉफी अलग से दूसरे सेमेस्टर में पढ़ा दिया है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के डिटेल में तुम्हें 2-3 पेपर्स, दो पेपर्स कई बार मिल जाएंगे, पॉलिटिकल प्रोसेसेस के पेपर मिलेंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के पेपर मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हैवी है और बहुत ज्यादा जो है आपको कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज समझाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आप मास्टर बनने वाले हो पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल फेनोमेनन को समझने लायक आप एक मास्टर बनने वाले। तो उस तरह से डिजाइन होता है एमए पॉलिटिकल साइंस का कोर्स। बोले तो ये एक अम्ब्रेला डिसिप्लिन है। ठीक है, अम्ब्रेला डिसिप्लिन है, ये छतरी की तरह एक डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस। इसी की छाव में धीरे धीरे अलग अलग जो सब डिपार्टमेंट्स हैं वो पनपना शुरू हुए और आज चल के सारे ही एक अलग अलग डिपार्टमेंट बन के सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर एग्जांपल। इसी के 20th सेंचुरी में एमर्ज होता हुआ एक डिसिप्लिन है इंटरनेशनल रिलेशंस, जो मैं आगे जाके बताऊंगा और डिटेल में। कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन काइंड को सॉल्व करने के लिए ये डिपार्टमेंट एमर्ज हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू
प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वार्स, ये इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, सो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक अम्ब्रेला की तरह पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही और चीजें होती है, जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अपने आप में एक डोमेन है, उस पर आगे जाके तुम अपना रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट अपने आप में एक सेपरेट ब्रांच बन के निकल सकता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आईआर, ये सारे जो हैं इसके सब ब्रांचेस के तरह निकलकर सामने बाहर आते हैं। ठीक है, वो ट्री और ब्रांचेस वाला एनालॉजी आप ले सकते हो। ये जो एक ब्रॉड ट्री है, ये आप कह सकते हो पॉल साइंस है। इसी के ही अलग अलग ब्रांचेस हैं। कुछ ब्रांचेस इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि अपने आप में एक ट्री बनने के लायक हो गए हैं, जैसे कि हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉल साइंस में भी अगर एमए करोगे तो कुछ ना कुछ पेपर तुम्हें इंटरनेशनल रिलेशन का 100% कोर पेपर में ही मिलेगा, और ऑप्शनल्स में भी तुम्हें कुछ पेपर्स मिलेंगे, जैसे कि सिक्योरिटी स्टडी हो सकता है, फॉरेन पॉलिसी हो सकता है, गांधीयन स्टडीज हो सकता है। इस तरह के ऑप्शनल पेपर्स भी तुम्हें एमए पॉल साइंस के अंदर तो मिल ही जाएंगे पक्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस एज ए डिपार्टमेंट या एज ए डिसिप्लिन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एक सब डोमेन की तरह शुरू हुआ था, नो डाउट अबाउट इट। पॉलिटिकल साइंस के सब डोमेन की तरह इनिशियली शुरू हुआ, बट बहुत जल्द ही, काफी जल्दी ये एक अपने आप को एक सेपरेट डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन बनाने में कामयाब हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी है, इसीलिए ये अपना स्पेस बहुत जल्द ढूंढने में कामयाब हो गया। 20th सेंचुरी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गया था, उसके बाद जो है फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1919 में वेल्स में शुरू हुआ था। ये सब चीजें बाद में किसी कभी बात करेंगे हम कि कैसे शुरू हुआ, डिसिप्लिनरी हिस्ट्री के बारे में बाद में बात कर लेंगे। बट अभी रफली यही समझो कि 20th सेंचुरी के आसपास जब नए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ह्यूमन काइंड के सामने आने लगा, जैसे कि वार, डिस्ट्रक्शन, डेथ, ये सारी चीजें जैसे सामने आई, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट की आवश्यकता महसूस होने लगी। जैसे मैंने बताया था कि पहले के समय में जस्टिस, लिबर्टी जैसे इश्यूज ने लोगों को परेशान करना शुरू किया था, तो एक डिपार्टमेंट कॉल पॉलिटिकल साइंस इमर्ज होने लगा। उसी तरह से 20th सेंचुरी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये डिसिप्लिन इमर्ज होना शुरू हुआ। तो इसके चलते ये क्या है, मोर मल्टी डिसिप्लिनरी है, इंटरडिसिप्लिनरी है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेकर आता है। पॉलिटिकल थियोरी अब थोड़ा सा कहो तो स्टैटिक जैसा हमें देखने को मिलता है, कि हमें वो आइडियाज पढ़ने हैं जो हॉब्स बता गए, लॉक बता गए, या एरिस्टोटल बता गया, या जॉन रॉल्स बता गया। बट इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये मोर ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसी के चलते ये मोर ऑफ ए डायनामिक, हम इसे कह सकते हैं कि आज के इमर्जिंग प्रॉब्लम, ईरान ने इसराइल को अटैक कर दिया, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शायद, मैं इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ, शायद आप एरिस्टोटल या प्लेटो का सहारा नहीं ले सकते हो। शायद ले भी सकते हो, अगर आपकी बहुत इन डेप्थ स्टडी है तो आप उनके माध्यम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो या सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हो। पर बहुत ज्यादा रैपिडली अगर क्विकली आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? आपको सॉल्यूशन मिलेगा पेपर्स लाइक ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इन सब चीजों से मिलेगा। सिक्योरिटी स्टडीज, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, इन सब से आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज है। डिप्लोमेसी, इन सब पेपर्स में आप इसका सोल्यूशन ढूंढ पाने की ज्यादा कोशिश करोगे। ठीक है, सो इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, एक मोड ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेकर सामने आया था। अब एमए इंटरनेशनल रिलेशंस अगर करते हो तो मोस्टली करिकुलम में अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़े बहुत प्लस माइनस हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, पर पॉपुलरली तुम्हें मोस्ट कॉमनली कौन कौन से पेपर्स मिलने वाले, एक तो थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर मिलेंगे, एडवांस्ड थियोरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जिसको कहा जाएगा। कि बीए में भी तुमने थोड़ी बहुत थ्योरीज पढ़े होंगे, कि रियलिज्म, लिबरलिज्म, थोड़ी बहुत पढ़ा होगा तुमने। बट आगे अब जब जाओगे तुम्हें और भी स्कूल्स मिलेंगे, क्रिटिकल स्कूल मिलेगा तुम्हें, फ्रैंकफर्ट स्कूल मिलेगा तुम्हें, डिपेंडेंसी स्कूल मिलेगा, तो इंग्लिश स्कूल मिलेगा फॉर एग्जांपल, हिस्टोरिकल सोशलिज्म मिलेगा। तो बहुत डिटेल में जो है थियोरीज ऑफ आईआर को एडवांस लेवल में तुम लोग पढ़ोगे। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी डेफिनेटली पेपर मिलेगा, फॉरेन पॉलिसी का पेपर तुम लोग पढ़ोगे। इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पेपर्स तुम लोग पढ़ोगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पेपर पढ़ोगे, आईओस जिसे कहते हैं, हमने भी पढ़ा था ये पेपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पेपर पढ़ोगे। ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी हमने पढ़ा था, इसका भी कोर पेपर तुम लोग एक पढ़ोगे। डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज पढ़ोगे, सिक्योरिटी स्टडीज पढ़ोगे, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज पढ़ोगे, वार इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इन तरह के पेपर्स तुम लोग पढ़ोगे। अब देखो, इन तरह के पेपर्स अगर तुम्हें एक्साइट करते हैं, थोड़ा बहुत एक एक रिफ्रेशर बुक टाइप, रेफरेंस बुक टाइप, एक एक इन सब का तुम लोग चेक कर सकते हो। मेरे से चाहते हो तो कमेंट में बता देना, मेरे पास पीडीएफ भी होते हैं, ईमेल आईडी डाल दोगे तो मैं पीडीएफ से भी सेंड कर दूंगा इन सब बुक्स के। तो एक बार पहले से ही थोड़ा सा आइडिया ले लो बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन। ठीक है, और अदर ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, जैसे कि एरिया सेंट्रिक पेपर्स हो गए, कि चाइना रिगार्डिंग कुछ पेपर्स हो सकते हैं, लैटिन अमेरिका रिगार्डिंग कुछ पेपर्स हो सकते हैं। जेएनयू में तो अलग से एमए ही प्रोवाइड किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट एशिया में अलग से तुम एमए ही कर सकते हो, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो ठीक है, तो वंस अगेन ये ट्री और ब्रांच वाला एनालॉजी जो है उसे हमें ध्यान में रखना है।
अब इतनी बातें करने के बाद अगर मैं क्विकली सम अप करूं प्राइमरी डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू कोर्सेज, तो देखने को मिलेगा तुम्हें कि डेफिनेटली अनडाउटेडली पॉलिटिकल साइंस में एमए करने का जो है स्कोप थोड़ा सा वाइड या ब्रॉड डेफिनेटली होगा, नो डिनाइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, मोर स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल ले लो कि अगर आप फॉर इंस्टेंस कार्डियोलॉजिस्ट हो, आप फॉर इंस्टेंस एक डर्मेटोलॉजिस्ट हो, तो आप स्पेशलिस्ट हो ऑन स्किन रिगार्डिंग इश्यूज, या फिर आप स्पेशलिस्ट हो ऑन हार्ट। कोई आपके पास सर्दी जुकाम के लिए जाता है तो आप दवाई तो दे सकते हो, बट आप ज्यादा बेहतर कौन सा काम कर सकते हो, आप हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज है, हार्ट रिलेटेड जो सर्जरी है उसको बेटर कर पाओगे। देखिए, तो उसी तरह की बात है कि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस एक वाइडर है, ब्रॉडर है। और जब चीजें ब्रॉड होंगी तो इन डेप्थ जानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 4 सेमेस्टर है, अगर 2 साल का एमए करते हो तो 4 ही सेमेस्टर है। 4 सेमेस्टर में मुश्किल से तुम आयर के कितने पेपर पढ़ लोगे पॉल साइंस में एमए करके? एक कोर पेपर पढ़ोगे या एक आध जो भी है तुम ऑप्शनल पेपर लेके मुश्किल से 2 पेपर पढ़ोगे, यानी 2 ही सेमेस्टर पढ़ोगे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन तो नहीं डिराइव कर पाओगे तुम एमए पॉलिटिकल साइंस करके किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो तुम एक मास्टर बनोगे पॉलिटिकल साइंस का, कि हर चीज के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ दवाई तो तुम दे ही पाओगे पॉलिटिकल साइंस करके। बट अगर आयर से एमए कर लेते हो तो बस क्या बात है फिर। जियो पॉलिटिक्स रिगार्डिंग कुछ आता है, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिगार्डिंग कुछ आता है, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी रिगार्डिंग कुछ आता है, तो बेस्ट दवाई तुम लिख के दे सकते हो, बेस्ट सर्जरी तुम बता सकते हो। ठीक है, और सब्जेक्ट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी, गवर्नेंस, पॉलिटी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन तरह के सब्जेक्ट्स जो है तुम्हें इसके अंदर मिलेंगे। और आईआर में जाओगे तो वही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी स्टडीज, डिप्लोमेसी, डिसआर्मामेंट, इस तरह के पेपर्स तुम्हें मिलेंगे। अब एमर्ज हो रहा है रैपिडली, पेपर्स लाइक बॉर्डर स्टडीज भी धीरे धीरे एमर्ज होने लग रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो वही बात वंस अगेन, अगर ब्रॉडर डोमेन लेके चलोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, अगर थोड़ा सा नैरोअर डोमेन लेके चलोगे, स्पेशलाइज डोमेन लेके चलोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होगी। कार्डियोलॉजी पढ़ लोगे तो कल को जाके अगर जॉब मांगोगे तुम ऑप्थेल्मोलॉजी का, तो नहीं मिल पाएगा तुम्हें। बहुत बहुत वही बिल्कुल सेम एनालॉजी यहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखना कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ज्यादा है। बट आगे जाके मैं बताऊंगा कुछ सेट ऑफ स्किल्स के बारे में बताऊंगा, उन स्किल्स को अगर एक्वायर कर लोगे तो बिल्कुल ओवरलैपिंग तुम्हें दिखेगा दोनों ही चीजें, चाहे तुम एमए पॉलिटिकल साइंस कर लो या एमए इंटरनेशनल रिलेशंस कर लो, चाहे कोई भी कोर्स कर लो तुम, चाहे एमए पॉलिटिकल साइंस कर लो या चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस कर लो, कुछ सेट ऑफ स्किल्स तो ऐसे हैं जिनको एक्वायर किए बिना तुम दोनों ही डिसिप्लिन में एक्सेल नहीं कर सकते हो, चाहे कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर लो। ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बताऊंगा। स्टेटस क्या है, ओल्डर है, पेरेंट लाइक स्टेटस है, पहले बता चुका हूं मैं, ये न्यूअर है। कैरियर डाइवर्सिटी वाइडर है, ये मोर नीश है, अगर कोई इशू इंटरनेशनल रिलेशंस रिगार्डिंग आती है तो तुमसे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा। नेचर क्या है, कॉन्सेप्ट एंड डिसिप्लिन हैवी है, ये बहुत ज्यादा अप्लाइड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ है ये। स्कोप फॉर नेट, देखो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है दोनों के लिए अलग अलग से इस टाइम पे स्टार्ट हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर अलग से नेट दे सकते हो तुम, और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी अलग से नेट दे सकते हो, मैंने दोनों ही दिया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरे पास सिंपल सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप नेट है, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर मेरे पास जेआरएफ था। सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए डेफिनेट है कि ग्रेटर ओवरलैप होने वाला है तुम्हारा एमए पॉलिटिकल साइंस से, प्रोवाइडेड तुम जो एग्जाम देना चाह रहे हो उस पर एक स्पेशलाइज ऑप्शनल पेपर है, जैसे कि ईएसआईआर ऑप्शन। कई स्टेट सिविल सर्विसेज में अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हट चुके हैं, जैसे कि असम का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हट चुकी है, सिर्फ और सिर्फ जीएस पेपर्स होते हैं मेंस लेवल में, 5 जीएस पेपर्स हैं, उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। अगर तुम जिस एग्जाम को देना चाह रहे हो उस पर एक स्पेशलाइज्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तब पॉलिटिकल साइंस तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगा और उस पर तुम्हें ज्यादा ओवरलैप मिलने वाला है। आईआर की वही बात करूं तो पीएसआर ऑप्शनल के अंदर ही आईआर का एक पार्ट है, पता होगा तुम लोगों को जिसको आइडिया है, एक स्पेसिफिक उसके अंदर ही पार्ट है। प्लस ओवर द इयर्स क्वेश्चंस इस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, एग्जामिनेशन इस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, और जियोपॉलिटिकल टेंशन और जियोपॉलिटिकल इश्यूज इस तरह से एमर्ज हो रहे हैं कि आईआर पे धीरे धीरे वेटेज अब बढ़ने लग रहा है। आईआर सेंट्रिक क्वेश्चन, सीयूईटी पीजी इस साल भी तुम लोगों ने देखा होगा, तो आईआर सेंट्रिक क्वेश्चन जो है धीरे धीरे बढ़ने लग रहे हैं हर एक एग्जामिनेशन में। हर एक एग्जामिनेशन में जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी, आईआर सेंट्रिक क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज देयर। थोड़ी देर पहले मैंने स्किल्स के बारे में बताया था कि कोई भी कोर्स तुम कर लो, कुछ सेट ऑफ स्किल्स है जो तुम्हें डेवलप करने ही करने हैं। अगर एमए इंटरनेशनल रिलेशंस करते हो तो पॉल साइंस के रिगार्डिंग कुछ स्किल्स तुम्हें क्विकली डेवलप करना है, अगर पॉलिटिकल साइंस से एमए करते हो तो कुछ स्किल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस तुम्हें क्विकली गैदर करना है, और दोनों ही कोर्सेज में कुछ ऐसे स्किल्स है जो तो तुम्हें गैदर करने ही करना है, तब जाके तुम्हारे कैरियर प्रोस्पेक्ट थोड़े से स्ट्रांग होंगे। नो मैटर कहां से तुम पढ़कर आते हो, डज नॉट मैटर सीयूटी पीजी में तुम 270 लेकर आए थे, 280 लेकर आए थे, बट एमए करके जब निकलोगे कौन से स्किल सेट्स तुम डेवलप कर लोगे, उसी के बेसिस पे तुम्हारा कैरियर डिटरमाइन होगा। बहुत बच्चे होते हैं जो एडमिशन लेते हैं बट निकलते तक उस
पर्टिकुलर मोमेंटम को नहीं मेंटेन कर पाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं जिसके चलते। ठीक है, सो उन चीजों को ध्यान रखना है। अगर एमए पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन से तुम करते हो तो क्विकली तुम्हें कवर अप करना है इमर्जिंग इश्यूज को। जो जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको तुम्हें एडिशनल अपने एंड पे लाइब्रेरी में बैठ के या रूम में बैठ के या ग्रुप स्टडी करके इस चीज को कवर करना। मैं बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मेरे से चाहते हो जब भी चाहो मुझे बताना, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो ला दूंगा या मिल भी लेंगे कई बार। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में पढ़ रहे होगे तो हम कई बार दिल्ली में मिल लेंगे, मैं भी एनसीआर में ही रहता हूँ, सो नॉट ए प्रॉब्लम अबाउट इट। बट इन चीजों को तुमने क्विकली गैदर करना है। सिक्योरिटी स्टडीज, डिप्लोमेसी, डिसआर्मामेंट, इन सब के रिगार्डिंग तुम्हें वर्केबल नॉलेज क्विकली गैदर कर लेना है, नहीं तो फिर तुम बाद में जब जॉब मांगने जाओगे तो शायद तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर टीचिंग जॉब लग भी जाती है तुम्हारी, बट क्लासरूम में जाके ये गारंटी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी ही पढ़ाने को मिलेगा या तुम्हें सिर्फ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ही पढ़ाने को मिलेगा। हो सकता है तुम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर दो, तुम्हें कल को कोई फॉरेन पॉलिसी का पेपर पढ़ाने दे दे, तुम्हें कल को कोई स्वामी विवेकानंद का पेपर पढ़ाने दे दे। तो एज ए टीचर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, यू हैव टू जस्टिफाई। क्लासरूम में जाके जब खड़े होंगे, सामने बच्चे बैठे होंगे, यू मस्ट हैव सर्टेन स्किल्स, सर्टेन नॉलेज टू स्टैंड देयर फॉर 45-50 मिनट्स। मुझे एक्सपीरियंस है, मेरे से पूछो, मैं हर एक सेक्टर में एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। आईसीएसएसआर जैसे इंस्टीट्यूशन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी मैं कर चुका हूँ, बड़े बड़े थिंक टैंक्स में दिल्ली में काम कर चुका हूँ, पॉपुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह भी काम कर चुका हूँ। आई हैव दैट आइडिया। मैं बता सकता हूँ तुम्हें कि ये स्किल्स अगर नहीं डेवलप कर पाओगे तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, उसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन से अगर करोगे तो मस्ट है, डेफिनेट है कि तुम्हें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बेसिक आइडियाज डेवलप करने हैं। जल्द से जल्द तुम्हें वो एक्वायर करने हैं वो आइडियाज। फिर आगे चल के पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, तुम्हें नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना जो है तुम रिलेट नहीं कर पाओगे उनको हायर थियरीज के साथ, और आगे जाके जो है तुम इंटरव्यू में जॉब्स को ले नहीं पाओगे, इंटरव्यू में खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इररेस्पेक्टिव ऑफ दोनों ही स्ट्रीम कुछ स्किल्स मैंने बताए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है, एक तो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। लिख पाना बहुत जरूरी है बेटे। हिंदी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करते हो, हिंदी लैंग्वेज में ज्यादा स्ट्रांग हो, रीजनल लैंग्वेज में ज्यादा स्ट्रांग हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। बट इंग्लिश राइटिंग का स्किल जो है, इंग्लिश में तुम्हें रिसर्च पेपर्स लिखने की काबिलियत को डेवलप करना पड़ेगा अगर ग्लोबल लेवल पे एक बड़े स्कॉलर बनना चाहते हो या एक बहुत शाइनिंग, एक ग्लिटरिंग स्कॉलर बनना चाहते हो, तो तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज में रिसर्च पेपर्स लिखना सीखना ही पड़ेगा। और नॉट जस्ट कि ऐसे ही कुछ भी लिखते जा रहे हो, एकेडमिक राइटिंग तुम्हें सीखनी पड़ेगी। और जितनी जल्दी इस पे टाइम देना शुरू करोगे उतना एडवांटेज पे रहोगे, और बोल पाने की कैपेसिटी भी तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा कि 10 लोगों के इंटरव्यू में तुम डोमिनेट कर पाओ। एक बंदा अगर एक सीट की रिक्वायरमेंट है तो तुम्हें ही वो सिलेक्ट करे इंटरव्यूअर। उस लेवल की वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी तुम्हें डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिगरस एंड वाइड स्प्रेड रीडिंग हैबिट तुम्हें डेवलप करना है। ड्यूरिंग योर 2 years ऑफ एमए अगर घूमने फिरने, यहाँ वहाँ हवा खाने में, हॉस्टल के खाना खाने में अगर निकाल दोगे तो 2 साल बाद जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, सो वाइड स्प्रेड रीडिंग हैबिट जो है पहले ही दिन से शुरू करो। अगर फैकल्टी तुम्हें देती है रीडिंग तो देते हैं रीडिंग्स तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो लाइब्रेरी जाओ। मैं बैठा हूँ, मेरे से पूछो कि भैया कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए हमें फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, वो सारी लिस्ट मेरे पास बनी हुई है, सारी चीजें मैं दे दूंगा तुम लोगों को। मैं हूँ यहाँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। और नेक्स्ट जो है, रेगुलर करंट अफेयर्स के साथ तुम्हें कीप अप करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक आदत बना लेना, या फिर कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हो, ट्विटर वगैरह, तो वहां से भी न्यूज, जहां से भी न्यूज मिले करंट अफेयर्स, उस चीज को कवर करने की कोशिश करना। और पब्लिशिंग पे पहले ही दिन से तुम ध्यान देने की कोशिश करना। कुछ ना कुछ लिखते रहो, कुछ ना कुछ भेजते रहो। पब्लिश हो ना हो, भले 10 बार रिजेक्ट हो, 20 बार रिजेक्ट हो, 50 बार रिजेक्ट हो, बट भेजते रहो। शुरू करने को तुम ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी भेज सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन वेब पोर्टल्स हैं, वहां अपने एनालिसिस, ओपिनियन पीस भी लिख कर भेज सकते हो। मैंने खुद वैसे शुरू किया था, मेरे नाम से सर्च करोगे तो आज भी गूगल पे बहुत सारे पब्लिकेशन मिलेंगे। तो उस तरह से जो है तुम अपना कैरियर शुरू करो। ये स्किल्स अगर नहीं डेवलप करोगे तो नो मैटर किसी भी कोर्स से करते हो, आगे जाके दिक्कत होने वाली है जॉब की। अब कुछ पॉसिबल करियर ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अब जो पिछले स्लाइड में मैंने जो भी स्किल्स के बारे में बात की है, उन स्किल्स को अगर एक्वायर कर लोगे तो तुम देखोगे कि मोर और लेस ओवरलैपिंग ही हो जाएंगे दोनों ही डिपार्टमेंट से एमए करने के बाद, अगर प्रोवाइडेड उन स्किल्स को तुम डेवलप करते हो। अगर एमए पॉलिटिकल साइंस करके निकलते हो बट जो स्किल्स एक्स्ट्रा मैंने कहा था उन स्किल्स को नहीं डेवलप कर पाओगे, तो फिर वही बात है, जॉब के लिए भागोगे जगह जगह। सिमिलर थिंग, अगर एमए इंटरनेशनल रिलेशंस करके निकलते भी हो और अगर मेरे बताए हुए स्किल्स को नहीं एक्वायर कर पाते हो, तो फिर वही बात है, जगह जगह घूमोगे जॉब के लिए। जिनके पास वो स्किल्स हैं वो फटाफट से जॉब्स लेते जाएंगे। ठीक है, वो स्किल्स अगर होंगे तो ओवरलैपिंग नो डाउट हो ही जाएगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जाके। यूजीसी नेट के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा जाके, बट अदरवाइज मोर और लेस कॉमन है। क्या करोगे तो मोस्ट कॉमनली यही
पॉपुलर जो कॉमन कैरियर है वो एकेडमिक्स का है। कई लोग, मोस्ट ऑफ यू, टीचर बनना चाहेंगे कि मैं प्रोफेसर बनूं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं या एसोसिएट प्रोफेसर बनूं ओवर द टाइम, वो करना चाहोगे, या फिर रिसर्च करना चाहोगे। तो दोनों में सेम स्कोप है कि एमए इंटरनेशनल रिलेशंस वाला भी ऐसी बात नहीं है कि एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता, बन सकता है। एमए पॉल साइंस वाला तो डेफिनेटली बन सकता है, ठीक है। थिंक टैंक्स एंड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा नहीं है कि तुम्हें छांट के अलग कर देंगे कि तुमने एमए इंटरनेशनल रिलेशंस तुम करके करके आए हो, तुम्हें नहीं मिलेगी। मिलेगा रिसर्च, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट प्रोमिसिंग होगा, तुम्हारा अगर एसओपी प्रोमिसिंग है, तुम्हारा प्रपोजल अगर प्रोमिसिंग है, तुम्हारे जो भी तुम लिटरेचर रिव्यू करके लाए हो वो सब अगर प्रॉमिसिंग है, तो डेफिनेटली तुम्हें रिसर्च प्रोजेक्ट मिलेंगे, डेफिनेटली तुम्हें काम मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर राइटिंग स्किल बढ़िया होगा, अगर तुम कम्युनिकेट कर पाओगे कि तुम क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। कॉलमनिस्ट बन सकते हो, मीडिया रिसोर्स पर्सन बन सकते हो। शाम को देखते होंगे तुम लोग की पॉपुलर न्यूज चैनल्स में जो है कुछ कुछ व्यूज अपने रखने को गेस्ट आते हैं, तो उन तरह की चीजें भी तुम लोग कर सकते हो कि न्यूज या मीडिया के लिए तुम रिसोर्स पर्सन बन सकते हो, या कॉलमनिस्ट भी बन सकते हो। बहुत सारे पॉपुलर कॉलमनिस्ट जो है वो पीएचडी एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन या पीएचडी एमए इन पॉलिटिकल साइंस होते हैं, वो लिखते हैं पॉलिटिकल सेंट्रिक, जो पॉलिटिकल एडिटर होते हैं वो सारी चीजें वो करते हैं, ठीक है। आगे जाके जर्नलिज्म का एक दो डिप्लोमा दूसरे कोर्सेज के साथ टॉप अप करोगे तो जर्नलिज्म रिगार्डिंग भी हो जाएगा, बहुत अच्छा, ठीक है। उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे कैरियर ऑप्शंस के बारे में फर्दर। बाकी सिविल सर्विसेज, अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, ये सारे एग्जाम्स तो है ही, डेफिनेटली दे ही सकते हो, हर कोई दे सकता है। एडेड एडवांटेज, आईआर करने के बाद तुम्हें क्या मिलता है इस टाइम पे, क्योंकि मैं खुद आईआर का स्टूडेंट हूँ, मैं इसलिए इस चीज को ऐड करना चाहूंगा कि आईआर से अगर करते हो तो तुम्हें आज के डेट पे जो एक एमर्जिंग स्पाइरलिंग नंबर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या थिंक टैंक्स कंसर्निंग फॉरेन पॉलिसी एमर्ज हो रहे हैं, अगर तुम लोग देखोगे। रैपिडली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो पॉपुलर बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इस देश के अंदर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो पॉपुलर प्रीमियर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है एक ना एक रिसर्च डेवलपमेंट का सेल अलग से शुरू कर रहा है। और देखोगे, अगर फोकस करोगे तो देखोगे तो फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग जो है रिसर्च डिविजन या रिसर्च सेल्स या थिंक टैंक्स बहुत ज्यादा स्पाइरल हो रहे हैं ओवर द टाइम बिकॉज ऑफ एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसीलिए एक एडेड एडवांटेज शायद इंटरनेशनल रिलेशन में मिल जाता है। बट वंस अगेन मैंने बोला है कि हमें पॉलिटिकल साइंस करके भी जो स्किल सेट्स मैंने बताए थे उनको अगर एक्स्ट्रा एक्वायर कर लोगे तो ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें रोक देगा कि तुम नहीं आ सकते। अगर तुमने पब्लिश कर दिया है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, अगर तुम्हारा होल्ड है, अच्छे जर्नल से तुम पब्लिश कर चुके हो, तो कोई नहीं तुम्हें रोकेगा, सब तुम्हें दरवाजे खोल कर बुलाएंगे, अंदर आओ, ठीक। अब इस स्लाइड में आके शायद तुम्हें ओवरलैपिंग या लग रहा होगा चीजें जो कि मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एमए पॉलिटिकल साइंस करके तुम्हें बेनिफिट मिलेगा अगर वो एग्जामिनेशंस देते हो जिसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑप्शन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जहां पीएसआर ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां 80 से 85% सिलेबस जो है तुम्हारा एमए पॉलिटिकल साइंस से कवर हो जाएगा। और एमए इंटरनेशनल रिलेशंस का भी वही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बिकॉज ऑफ एमर्जिंग नंबर ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड जियोपॉलिटिक्स रिगार्डिंग थिंक टैंक्स, जॉब प्रोस्पेक्ट्स इस पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब अगर कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करूं जहां पॉपुलर जो जो कि बहुत फेमस है फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स या पीएचडी के लिए, तो सबसे पहले ऊपर तो डेफिनेटली ये वैसे कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये बेटर है और ये बेटर नहीं है, डो नॉट टेक इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, ये बस रैंडम एक लिस्ट है। बट नो डाउट एसआईएस बिकॉज सबसे पुराना है, सबसे रेप्यूटेड है और सबसे ब्रांडेड भी है, और सब ब्राइट प्रोफेसर्स डेफिनेटली यहाँ है। बाकी जगह भी जो गए हैं मोस्टली यही के एलुमनाइज जो है यहाँ फैकल्टीज है, डेफिनेट सी बात है क्योंकि ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। नाइन इंडिपेंडेंस के बाद से ही जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ही पर्सनली इसको पुश करना शुरू किया था शुरू से ही। तो डेफिनेट सी बात है कि यहीं से ही इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स पढ़ के निकले होंगे जो कि अब दूसरे यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे होंगे। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, मैं एल्मा मैटर हूँ, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है, मैं यहीं से पढ़ के निकला हूँ एमए पीएचडी, तो डेफिनेटली मैं इसको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखता हूँ। बहुत रिगरस इनका करिकुलम है, बहुत रिगरस इनका एडमिशन प्रोसीजर भी है, बहुत रिगरस यहाँ एक एनवायरनमेंट तुम लोगों को मिलता है, नो डाउट अबाउट इट। जामिया का इंस्टीट्यूट, जामिया का जो अकेडमी है वो बहुत पॉपुलर है इंटरनेशनल स्टडीज का, बट इसके एंट्रेंस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज है क्योंकि एक सेट कोई स्पेसिफिक डेफिनेट सिलेबस अब तक बच्चों को नहीं मिल पाया है, क्रैक नहीं कर पा रहे हैं इस पैटर्न को कि क्या एक्चुअली पढ़ के जाऊं तो हो सकता है, तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है, मैं उनके डिपार्टमेंट में गया भी हूँ एक बार कॉन्फ्रेंस के लिए। गोवा में भी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोवा के भी यूनिवर्सिटी में जो है इंटरनेशनल रिलेशन है। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो है रैपिडली एंड क्विकली जो है इंटरनेशनल रिलेशन का डिपार्टमेंट अब सब में ही खुलने लग रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड में भी है, झारखंड में है, सिक्किम यूनिवर्सिटी में है, केरला में है, सारी जगहों पे है। बट डेफिनेटली जो प्राइम है पॉपुलर डेफिनेटली एसआईएस ही है जेएनयू का, और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी क्योंकि दिल्ली में ही लोकेटेड है इसीलिए है, प्लस जामिया मिलिया क्योंकि दिल्ली एरिया में ही लोकेटेड है तो इसीलिए ये यूनिवर्सिटीज ज्यादा पॉपुलर है। बाकी बाकी जो मैंने लिस्ट में दे रखे उन यूनिवर्सिटीज को भी तुम ट्राई कर सकते हो अपने स्कोर के हिसाब से, जहां भी एडमिशन मिलता है तुम उसको फिर बाद में एनालाइज कर सकते हो और मुझे भी बाद में बता सकते हो कि भैया बताओ
फलाना यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है, आपकी क्या ओपिनियन है बताओ। तो उस तरह से टाइम आने पे मैं उसको भी डिस्कस तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो फाइनली पहुंचते हैं मेरे पर्सनल डिसीजन के ऊपर, मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं खुद एक इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ। मैंने क्यों चूज किया था उसके बारे में थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ। अगर सच बताऊं तो आज जितना इन्फॉर्मेशन मैंने तुम लोगों को दे दिया है यहाँ, उतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास उस वक्त नहीं था जब मैं एक डिसीजन लेना चाह रहा था। मेरे डिसीजन के कुछ प्रैक्टिकल रीजंस थे, वो प्रैक्टिकल रीजंस भी अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ तुम लोगों को कि ये जो इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को मिल रहा है इसका मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करो। और अगर मेरे केस में ये था कि एक तो स्मॉल टाउनर था और काफी टाइम पहले की बात है ये, आज या 1 साल 2 साल पहले की बात नहीं है। उस वक्त इन्फॉर्मेशन वैसे भी बहुत कम हुआ करता था। तो मैंने जो था, मैं जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहा था उस वक्त अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे। जेएनयू के लिए अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था और एसएयू का अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था। सीयूईटी का कॉन्सेप्ट तो था नहीं। तो मेरे दोनों ही एंट्रेंस निकले थे, बट ऐसा था कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को मैंने टॉप कर लिया था। मेरे 2 नंबर पे लिस्ट ऑल इंडिया नाम आ चुका था। और ये जानने को मिला, एक सीनियर मेरे वहां थे, ये जानने को मिला कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जो पुअर फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड के होते हैं और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, सच बताऊं तो मेरे टाइम पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। जितना मैंने अभी तुम लोगों को बताया है उतनी भी इंफॉर्मेशन उस वक्त नहीं थी डिसीजन मेकिंग के लिए। मेरा डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और नीड बेस्ड डिसीजन मेकिंग एक्चुअली था। मैंने दोनों ही एंट्रेंस दिए थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस दिया था और निकल गया था उसका भी। और एसएयू साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस जो था वो निकल चुका था मेरे से। और एसएयू के एंट्रेंस में यूं हुआ कि मैंने टॉप कर दी थी एंट्रेंस को ऑल इंडिया लेवल पे। 2 नंबर पे मेरा नेशनल में जो इंडिया का जो मेरिट लिस्ट था उसपे मेरा 2 नंबर पे नाम था। एक सीनियर थे, वो साउ में ऑलरेडी पढ़ रहे थे। उनका ये कहना था कि एसएयू में उस वक्त, बिकॉज एसएयू वाज न्यू, तो उस वक्त ये था कि जो एसएयू में या तो और एसएयू में मेरे एक सीनियर उस वक्त पढ़ रहे थे, उन्होंने ये मुझे बताया था कि अगर तुम पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो और अगर तुम एंट्रेंस को भी टॉप कर जाते हो तो तुम्हें एजुकेशनल फीस तो वेवर मिलेगा ही, हॉस्टल फीस वेवर मिलेगा ही, बट उसके साथ तुम्हें एक स्टाइपेंड पैसा एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है। और इसी बात ने मुझे स्ट्राइक किया और उस वक्त मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट थी, मैं नहीं अफोर्ड कर पाता था। मतलब जेएनयू वाज नो डाउट वेरी इकोनॉमिकल, जेएनयू के फीस बहुत कम थे, बट जो लिविंग एक्सपेंडिचर था, मैस फी जो थे या फिर जीने के लिए दिल्ली में जो भी खर्चे की रिक्वायरमेंट होती थी, वो उस वक्त मेरे पास उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर जो थे उस वक्त रिटायर ऑलरेडी हो चुके थे जॉब से। एंड आई एम द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली। तो ये जो एक प्रैक्टिकल, एक एक लॉजिकल, एक जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट थी, उसके चलते मैंने एमए इंटरनेशनल रिलेशंस को चूज किया था। क्योंकि एसएयू में एमए पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन था ही नहीं, सिर्फ एमए इंटरनेशनल रिलेशंस का ही ऑप्शन था। और एक बार जब मैं एमए इंटरनेशनल रिलेशंस में एडमिशन ले चुका था, पढ़ने लगा था, मैं शुरू कर चुका था अपना एजुकेशन, तब मुझे अच्छा लगने लगा और मैं डिस्कवर धीरे धीरे करता गया। फिर मैं चाइना गया, फिर मैं यूरोप गया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ मैंने टाई अप्स किए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स मैंने किए। और ओवर द इयर्स फिर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस को ही पसंद करने लगा। और फिर मैं पीएचडी भी जो है, मैं फिर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से ही मैंने पीएचडी कर ली, क्योंकि जेआरएफ ऑलरेडी मेरे पास आ चुका था। सो ऑल दोस थिंग्स वर देयर। ठीक है। सो तुम्हें डिसीजन लेना है कौन सा डिपार्टमेंट तुम चूज करना चाहते हो, कौन से डिसिप्लिन तुम चूज करना चाहते हो, किस तरह की तुम्हारी ओरिएंटेशन है। क्या तुम स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल ज्यादा तुम्हारा जो है लीनिंग है, या तुम सिविल सर्विसेज पीएसआर ऑप्शनल के लिए तैयारी करना चाहते हो, वो तुम्हारी लीनिंग है, तो तुम एमए पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि मोर एनालिटिकल जियो पॉलिटिक्स रिगार्डिंग ग्लोबल इकोनॉमी रिगार्डिंग पेपर्स तुम्हें ज्यादा एक्साइट करती है, तो तुम इंटरनेशनल रिलेशंस कर सकते हो। और डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।